दोस्तों जय हिंद जय भारत हर हर महादेव। वेलकम टू एकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो आपको पता ही है एकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स में हम डेली जियो पॉलिटिकल इंसाइट्स बताते हैं, प्लस जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी आपको देते हैं। तो आज की अपडेट्स में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि कैसे इंडियन ऑयल ने ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन ने लीबिया में एक बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा यूएई, जिससे अभी अभी खबर आई है कि यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से अपनी मेंबरशिप हटा ली है। दैट इज़ अ बिग शॉक फॉर द पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, और वो सारा कुछ मैं एक बार आपको इस आज के अपडेट्स में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा ईरान वॉर में, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो नया प्रपोज़ल ईरान ने यूएसए को भेजा है उससे ट्रम्प साहब हमारे कैसे तिलमिला उठे, क्यों तिलमिला उठे, क्या था ऐसा, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ईरान कैसे ऑयल की अब जो उसकी रखने की जगह है कैसे वो भरती जा रही है, और उसकी वजह से ईरान अब प्रेशर फेस करने लग रहा है। इन सब के बाद मैं आपको थोड़ी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, जैसे डॉलर कैसे आज राहत की सांस ली उसने, जब टोक्यो में बैंक इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने से वहाँ पर काफ़ी राहत की सांस ली गई अमेरिका में। क्यों ऐसा हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इंडस्ट्रियल आउटपुट जो इंडिया का है वो क्यों फॉल हुआ पिछले मंथ में, और इस क्वार्टर में हम उससे भी बड़ा फॉल कैसे देख पा रहे हैं या प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज के अपडेट्स में हम कवर करेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं आज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने क्या आज अचीवमेंट करी है उसके बारे में बताएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द सक्सेसफुल न्यू ऑयल एंड गैस डिस्कवरी to Oil India Limited and Indian Oil Corporation Limited. The Indian consortium partners with CPEX Algeria as the operator in the contract area 9596 in Gardmes Basin, Libya. The well was completed to a final depth of 8,440 feet and achieved production of 13 million cubic feet of gas, 327 barrels of condensate per day during testing from Evat Vanin and Evat Kaza formations. The discovery reflects the growing global footprints of Indian energy companies, importance of strategic international alliances, and our commitment to strengthening national energy security through overseas assets acquisition by national oil companies. Wishing the consortium continued success in unlocking greater value from the promising assets. इन्होंने हरदीप पुरी जी को, सुरेश गोपी जी को, नीरज मित्तल जी को, ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल, पीआईबी एंड पीआईबी हिंदी, इन सबको टैग किया था। तो लीबिया में हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है। वहाँ पर हमने एक वेल बनाया जिसके थ्रू हमने 13 मिलियन क्यूबिक टन गैस और 327 बैरल कंसनट्रेट पर डे की टेस्टिंग हमने वहाँ पर अचीव करी है। तो दैट इज़ अ बिग स्टेप टेकन बाय ऑयल इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगला चलते हैं, यूएई से खबर आई है, बहुत ज़रूरी खबर है, दैट यूएई लीव्स ओपेक एंड ओपेक प्लस इन ह्यूज ब्लो टू ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर्स ग्रुप. द यूनाइटेड Arab Emirates said it quit OPEC and OPEC Plus, dealing to heavy blow to the oil exporting groups and their de facto leader Saudi Arabia at time when Iran war has caused a historic energy shock and unsettled global economy. OPEC आपको पता ही है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, और ओपेक प्लस में इसमें आती हैं आपकी सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। ओपेक प्लस में एक्स्ट्रा कंट्रीज़ जो आती हैं वो हैं रशिया, कजाकिस्तान एंड कभी कभी मैक्सिको को भी ले लेते हैं। मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शंस देता था ओपेक, इसकी वजह से निकला मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, मैक्सिमाइज नहीं हो पा रहा था रेवेन्यू। नेशनल स्ट्रेटेजी फोकस ऑन लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटेजी एंड कंपैटिबनेस। ओपेक यूएई था, बाउंड बाय कोड्स, लिमिटेड प्रोडक्शन होती थी, यूनाइटेड कंट्रोल ओवर ऑयल सप्लाई, स्ट्रॉन्गर प्राइस स्टेबिलिटी। अब आउट ऑफ ओपेक में होगा, फ्री टू सेट प्रोडक्शन लेवल्स, अपने यहाँ प्रोडक्शन लेवल सेट कर सकता है, मोर आउटपुट पोटेंशियल हो सकती है, मोर कंपटीशन इन द मार्केट, ग्रेटर प्राइस वॉलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें अब हो सकती है। टाइमिंग क्रिटिकल क्यों है? मिडिल ईस्ट की टेंशन चल रही है, ईरान की वॉर चल रही है, आपको पता ही है, स्टेट ऑफ हार्मोज इस टाइम इंस्टेबिलिटी है, थ्रेटन्स हो रहे हैं ग्लोबल ऑयल फ्लो, ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी वॉलेटाइल है मार्केट में और उसके जाने से और ज़्यादा आ सकता है।
ऑयल प्राइजेज मोर वोलेटिलिटी, हार्डर टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइजेस। एनर्जी मार्केट जो होगी अनसर्टेनिटी रहेगी, ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा, ये आपको पता ही है। कंज्यूमर्स को इस चीज़ की भुगतान करनी पड़ेगी। तो मेन ये है कि यूएई ने ओपेक से अपना नाम हटा लिया है, वो परेशान हो गया था। यूएई काफ़ी टाइम से बोल भी रहा था, थोड़ी सऊदी और यूएई की आपको पता ही है, यमन में थोड़ी अनबन चली रही थी, वहाँ पर पीछे उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी अटैक्स करे थे, जिसकी वजह से इनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। प्लस यूएई को बार बार रिस्ट्रिक्शंस हो रही थी, क्योंकि सऊदी ही सारी चीज़ें कंट्रोल करता था, क्योंकि वो हेड था उस चीज़ का। उस वजह से रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यूएई ने अपना नाम हटाने को प्रपोजल दिया और शायद आज हटा भी दिया। वहाँ पर अब इसको फ्रीली मार्केट में वो बेच सकता है, कोई ऑयल प्रोड्यूस करने का, निकालने का उसका कोई ऐसे बैरियर उस पर लगेगा नहीं, जितना निकालना चाहे उतना निकाल सकता है, जिस प्राइस पे बेचना चाहे उस प्राइस पे बेच सकता है, कैपिंग नहीं रहेगी। इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसने सोचा कि मैं ओपेक से अपना नाम हटा लूँ, जो कि आज अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपना नाम हटा लिया है इस ग्रुप से। इट इज़ अ बिग ब्लो टू द प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड टू द वर्ल्ड ऑल्सो। अब यूएई अपने हिसाब से ऑयल का प्राइस तय करेगा, बट आई थिंक सो कि इस चीज़ में यूएसए इस चीज़ में इंटरफेयर ज़रूर करेगा एंड उसको यूएई को बोलेगा कि आप इस चीज़ को ऐसे मत कंटिन्यू करें एंड प्लीज़ कम बैक टू ओपेक। या तो वो प्यार से बोलेगा या फिर कुछ ना कुछ उस पर एक्शन लेते हुए ये चीज़ यूएसए ज़रूर बोलेगा। मेरी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आगे क्या होता है, जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होगी ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। आगे चलते हैं ईरान वॉर की तरफ। ईरान वॉर में क्या क्या हुआ। ट्रम्प इज अनहैप्पी विद ईरान लेटेस्ट प्रपोजल टू एंड द वॉर। ईरान ने क्या प्रपोजल रखा है कि एंड द और वॉर फर्स्ट, रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, डिस्कस न्यूक्लियर इश्यूज लेटर। अब ईरान ने ये बोला है कि सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि आप लेबनान का जो वॉर है ना, लेबनान में आप अटैक जो कर रहे हैं वो बंद करिए। अगर आप लेबनान पे अटैक बंद करेंगे ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात करेंगे। लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात तब करेंगे जब आप अपना ब्लॉकेज हटाएंगे। और जब ये सारी चीज़ें ब्लॉकेज ये सब कुछ हट जाएगा ना, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम तीसरे पॉइंट न्यूक्लियर पे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें ईरान ने यूएसए को बोली है। इसकी वजह से ट्रम्प साहब हमारे पूरी तरीके से तिल मिला गए। अब उसने रिजेक्ट क्यों करा, क्योंकि न्यूक्लियर का जो इशू है वो सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए, ये यूएसए का कहना है। इस चीज़ पे कोई डिले नहीं होना चाहिए, ना ही कोई आगे बात बढ़नी चाहिए। ये मैं कब से 1-2 हफ्ते से बता ही रहा हूँ कि न्यूक्लियर इस टाइम ट्रम्प की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वो कह रहा है कि न्यूक्लियर पे बात सबसे पहले होगी। लेकिन आईआरजीसी का कहना है, प्लस जो मोस्तफा खमनई हैं उनका भी यही कहना है, जहाँ तक हमको अभी तक सोर्सेज से पता लगा है, कि न्यूक्लियर की बात हम यूएसए से डायरेक्ट नहीं करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा डिले करने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि लेबनान पे वॉर बंद करो, स्ट्रेट को खोलो, ब्लॉकेज हटाओ, तब जाकर मैं न्यूक्लियर पे बात करूंगा, सोचूंगा, विल थिंक। तो ये सारी बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि भाई ये थोड़ा अनफेयर भी है चीज़ें, क्योंकि न्यूक्लियर पे बात करना यूएसए के लिए प्राथमिकता है, लेकिन ईरान इस चीज़ को आगे खींचना चाह रहा है। अब ये देखते हैं जाके बात कहाँ जाएंगी। पीस होप्स टेक्स अ हिट, ऑयल के प्राइसेस फिर से बढ़ गए। यूएस कैंसल्स पाकिस्तान मेडिएशन विजिट एंड टॉक्स रिमेन स्टॉल्ट। पीस इज ब्लॉक्ड नॉट बाय वॉर बट द ट्रस्ट एंड द न्यूक्लियर पावर। अब इसमें ये कह रहा है कि यूएस डोनाल्ड ट्रम्प जो था अनहैप्पी था लेटेस्ट ईरानियन प्रपोजल की वजह से, जो कि 2 मंथ वॉर को आज हो चुका है। रेजोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी जा रही है, कब तक होगा कुछ पता नहीं। अब तक हज़ारों लोग मर चुके हैं। होप्स ऑफ रिवाइजिंग पीस एफर्ट्स हैव रिसाइडेड सिंस द यूएस प्रेसिडेंट स्क्रैप्ड अ विजिट प्लान्ड फॉर लेटेस्ट वीकेंड बाय स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ एंड सन जेरेड कुशनर। इनके ना जाने की वजह से भी थोड़ी अनईजीनेस आ गई है वहाँ पर पीस टॉक्स को लेकर। Iran Foreign Ministry Abbas Araghchi shuttled in and out of the Islamabad twice during the weekend. He also visited Oman on Monday and went to Russia, where he met President Vladimir Putin and received words of support from the long-standing ally. Iran Deputy Defense Minister Reza Tlaibani said on Tuesday that Tehran was ready to share defensive weapons capabilities and experience gained from America's defeats. Independent nations, including those of Shanghai Cooperation Organization, the bloc includes Iran, Russia, China, India, Pakistan and सेंट्रल एशिया कंट्रीज। ये कह रहा है कि हमने जो इतने दिन में वॉर लड़ी है यूएसए के साथ, उसका जो एक्सपीरियंस है प्लस डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ जो हम सीखे हैं इस वॉर से 2 महीने के अंदर, या 40-45 दिन जितने दिन भी वॉर चली थी, वो हम अपने ग्रुप को, शंघाई कॉरपोरेशन वालों को समझाएंगे, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड ये सारी कंट्रीज़ आती है, एशियन कंट्रीज़ भी आती हैं। तो कह रहा हम उसका एक्सपीरियंस आपको साझा करेंगे। अब ये वही बात कर रहा है जो यूक्रेन ने बात करी रशिया के साथ। कह रहा है कि रशिया से लड़के मुझे जो ड्रोन का एक्सपीरियंस आया वो मैं आप सबको सिखाऊंगा,
अब यही बात ईरान कह रहा है कि मेरे को इजराइल और यूएसए से लड़के जो एक्सपीरियंस आया वो मैं आप सबको सिखाऊंगा। तो ये बातें अब ईरान करने लगा है। अगली खबर भी ईरान की तरफ से ही आ रही है। क्या खबर है? ईरान इज रनिंग आउट ऑफ स्पेस टू स्टोर इट्स क्रूड ऑयल, its real financial crisis still coming. The Middle East conflict has already been rattling global oil flows, draining supplies, tightening reserve, and pushing crude prices higher across the market. But Iran, one of the key flashpoints in the crisis, seems to be dealing with a different kind of pressure altogether. Instead of just struggling with the disrupted exports, the country is now staring to quieter but equally awkward problem where to put its oil. अब oil कहाँ रखें? अब ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना भाई। जगह तो भरती जा रही है, कभी ना कभी तो जगह इतनी भर जाएगी कि आपको ऑयल रोकना ही पड़ेगा। एज द स्टोरेज स्पेस फिल्स अप, द सिस्टम कम्स अंडर ग्रोइंग स्ट्रेन। तेहरान इज फेसिंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग कैन द प्रोडक्शन गो ऑन, रियली कीप गोइंग बिफोर कटिंग द अनअवॉइडेबल, जब तक हमको बिल्कुल बंद करना ना पड़ जाए। According to research from Kepler, as cited by Bloomberg, the answer just be matters of weeks. The firm estimate that Iran has only 12 से 22 दिन के बीच का unused storage capacity रह गई है, warning that this tight buffer could force the country to slash crude output as much as 1.5 million barrel per day by mid of May. मतलब 1.5 मिलियन बैरल से पर डे से कम करनी पड़ जाएगी इनको अपनी आउटपुट। एंड दिस कम्स एट द टाइम व्हेन Iranian प्रोडक्शन इज ऑलरेडी सिग्निफिकेंटली लो। वे वैसे ही कम चल रही है और कम करनी पड़ जाएगी। गोल्डमैन सैशेस ने कहा था कि said that the country has already held back up to 2.5 million barrel per day crude oil, Bloomberg reported. Other major Gulf producer including Saudi Arab, Iraq, Kuwait and United Arab Emirates have already reduced the supply. Despite the tightening situation, Kepler suggested that the immediate financial impact on Iran may remain delayed. अब ये कह रहा है कि ना फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत डिलेड रहेगा। यहाँ पर एक लिखा है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट को आने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। लेकिन भाई फाइनेंशियल इम्पैक्ट का तो बात तो ठीक है, उस चीज़ के लिए तो हम मना नहीं करें कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा, लेकिन फाइनेंशियल इम्पैक्ट से पहले आप ये तो बताइए कि भाई ये ऑयल जो है इसको रखेंगे कहाँ पर? आप प्रोड्यूस करते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ कब तक करोगे? कब तक? जब तक आपके पास रखने की कैपेसिटी है वहीं तब तक करोगे ना। अब ये तो है नहीं कि सड़कों पे गिराना शुरू कर दोगे, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो आपको कभी ना कभी अपनी प्रोडक्शन बंद करनी पड़ेगी। और प्रोडक्शन चालू करने के लिए आपको पता नहीं है, ऑयल को वापसी प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपको वापसी चालू करना है, इट रिक्वायर्स टू मच ऑफ मैन पावर, इट रिक्वायर्स टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी, इट रिक्वायर्स टू मच ऑफ मनी एंड ऑल द थ्री। इस टाइम ईरान के पास कमी है इन तीनों चीज़ों की, ये आप लोग जानते ही हैं। तो बंद करना प्रोडक्शन इज़ समथिंग कि ईरान कैन नॉट अफोर्ड। यूएस का ब्लॉकेज यहीं काम कर रहा है और यही इनका प्लान था कि ब्लॉकेज को हमने ऐसे ही रखना है ताकि ईरान की प्रोडक्शन तो कर लेगा लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी उसकी ख़त्म नहीं हो जाए, और यही वो चाह रहा था और वही ये हुआ। अगली खबर पे आते हैं। फाइनेंशियल खबर है कि डॉलर पिक्स अप, yen steady as central bank in focus after BOJ holds. Bank of Japan. Bank of Japan hold interest rates at 0.75 expected in 6 to 3 vote. Yen steady after BOJ press conference. Dollar edges higher after 2 days losing streak and ahead of Fed meeting. अब बैंक ऑफ जापान को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार बढ़ाना था। अब 6 ने करा कि नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन 3 ने कहा है कि हाँ बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली जब 6 ने बोला नहीं बढ़ाना चाहिए तो बात तो यही मानी जाएगी, तो इसलिए 0.75 पर अभी स्टेडी है। द डॉलर स्ट्रेंथन स्लाइटली वाइल द जापानीज येन वॉज ब्रॉडली स्टेडी ऑन ट्यूजडे एज मार्केट फोकस ऑन सेंट्रल बैंक पॉलिसी डिसीजन एंड गाइडेंस वाइल ईरान वॉर लूम्ड लार्ज। द येन एंड इनिशियली फॉर्म्ड आफ्टर द बैंक ऑफ जापान हेल्ड इंटरेस्ट रेट्स स्टेडी इन अ स्प्लिट बोर्ड बट वॉज स्लाइटली लोअर अगेंस्ट द डॉलर 159.69 एंड लिटिल चेंज अगेंस्ट द यूरो। The Bank of Japan also sharply revised up at its core इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर द फिस्कल ईयर 27। इसमें मैं आपको देखो बताता हूँ। वैसे तो देखो जापान जो है ना $1 ट्रिलियन के यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स स्टोर करके रखा है उसने अभी तक। इसका मतलब है वो मतलब क्यों रखा है, क्योंकि येन का एक्सचेंज रेट स्टेबल रखने के लिए, रिसाइकल को ट्रेड को सरप्लस रखने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रखने के लिए। अब हो क्या रहा है कि जापान जो है ना अपने इंटरेस्ट रेट को स्लोली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इनको सांस में सांस क्यों आई? जापान ने अपना जो रेट है वो अभी तक इंटरेस्ट रेट कम रखा है, या फिर कम मतलब कम से कम रखा है। अब कम से कम रखने की वजह से क्या होता है, येन बेच के लोग डॉलर खरीदते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर ये अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा
तो यहाँ पर पैसा मिलना महंगा हो जाएगा। जब यहाँ पर पैसा मिलना महंगा हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट आता था ना, कि यहाँ पर सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर हमको महंगा मिल रहा है, तो ये खरीद कर हम प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस खत्म हो जाएगा ना, तो लोग क्या करेंगे कि डॉलर डंप करना शुरू कर देंगे, बेचना शुरू करेंगे और वापसी येन खरीदना शुरू करेंगे। लेकिन जब येन खरीदना लोग शुरू कर देंगे ना, तो क्या होगा, डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर यहां पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता ना, तो आज डॉलर की वैल्यू गिर जाती विद रिस्पेक्ट टू येन। अब इनका हुआ क्या कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाया नहीं। अब इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि डॉलर ने सांस ली कि भाई अच्छा हुआ इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, तो डंपिंग के चांसेस नेग्लिजिबल हो गए। अगर यही इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता तो डॉलर येन टू डॉलर एक्सचेंज रेशियो के बीच में इनको जो प्रॉफिट मिलता है ना, वो खत्म हो जाता। अगर वो प्रॉफिट खत्म हो जाता तो ऑब्वियसली लोग डॉलर खरीदने का कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं रहता जापान में, वो मतलब नहीं रहता, तो ऑब्वियसली डॉलर की वैल्यू गिरती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए डॉलर थोड़ा सा आज स्ट्रेंथन हुआ, येन वैसे का वैसा ही रहा। तो ये एक रीज़न है। एक इकोनॉमिक खबर आई थी, मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर मैं इस चीज़ को साझा करूं। अब हम इंडिया पे आते हैं। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोज टू 5-month लो ऑफ 4.1% इन मार्च, फर्स्ट मंथ आफ्टर वेस्ट एशिया क्राइसिस बिगिन। आपको पता ही है हो क्यों रहा है ये। वेस्ट एशिया क्राइसिस इंपैक्ट की वजह से हुआ, एनर्जी इनपुट कॉस्ट प्रेशर की वजह से हुआ, पावर सेक्टर को दिक्कत आ रही है और वीकर मोमेंटम, प्लस इस टाइम गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो पावर की कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रही है। इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है, हायर कॉस्ट, लो मार्जिन होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन रिस्क रिमेन्स, पॉलिसी सपोर्टेड नीडेड, आउटलुक कॉशियस। यहाँ पर कह रहे हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हैज बिगन टू बीट द ब्रंट ऑफ कॉस्टलियर एंड टाइटर सप्लाईज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैसेस। द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ऑल्सो स्लिप्ड इन मार्च फ्रॉम February but remained the expansion zone, indicating the likely uneven impact of conflict across sector and time based on their ability to absorb the shock. The March data captures only a part of the shock, as uncertainty and weaker producer sentiment have yet to fully manifest in production data that जो कि आएगा आपका आने वाले पहले फिस्कल क्वार्टर में। पहले फिस्कल क्वार्टर में जो आएगा उससे पता लगेगा कि एग्जैक्टली कितना डिप आया, क्योंकि मार्च के महीने में जो भी आया वो बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग की चीज़ थी और काफ़ी मतलब इनिशियल डेटा है ये। ग्रोथ इन द कैपिटल गुड सेक्टर नोटेबली एक्सेलरेटेड टू 29 months of 14.6 in March 2026, already robust of 12.4% in February, while growth in the infrastructure and construction sector slowed to 9-month low. The March economy still highlighted strengthen in the economy. तो ये सारी चीज़ें अभी आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से उसकी कमी भी आ रही है, उसके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, उस वजह से प्रॉफिट ऑब्वियसली कम हो ही रहा है इंडस्ट्री को। मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं इस चीज़ को फेस कर भी रहा हूँ, तो मैं ये इस चीज़ को नोट कर सकता हूँ और तभी मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को भी बताऊँ कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑब्वियसली कम हुआ है। आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। फर्स्ट क्वार्टर विल आई थिंक विल ब्लीड रेड, मतलब कि गिरेगा और गिरेगा थोड़ा सा, बट वी होप कि ज़्यादा ना हो और ये जो वॉर है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से जितनी भी अनइंटरप्टेड सप्लाईज़ हैं, सप्लाई जितने भी इंटरप्ट हो रखे हैं वो अनइंटरप्टेडली वापस अपनी अपनी कंट्रीज़ में जाना शुरू हो जाएं। तो आज की मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि यूएई ने जो ओपेक से अपना नाम हटाया, ओपेक और ओपेक प्लस से, उससे क्या क्यों हटाया और उससे क्या रिपरकशंस आने वाले हैं। फिर मैंने आपको बताया कि यूएसए कैसे तिलमिला गया अब ईरान के नए पीस टॉक्स के प्रपोजल से, और वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। प्लस ईरान भी कहीं ना कहीं प्रेशर झेल रहा है, क्योंकि उसके पास अब ऑयल जो पंप कर रहा है उसकी स्टोरेज रखने की जगह अब ईरान के पास ख़त्म होती जा रही है। फिर मैंने आपको बताया येन और डॉलर का जो भी केमिस्ट्री चल रही थी उसका स्टेबिलिटी उन्होंने कैसे बरकरार रखी। फिर मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट कैसे पहले मंथ मार्च में कैसे डिप हुआ है और पहले फिस्कल ईयर में हम फिस्कल क्वार्टर में हम क्या क्या कमियां देख सकते हैं। तो आशा करता हूं आज मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर अच्छे से आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऐसे ही इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।